ओके। अब ये किसने रिक्वेस्ट भेजी है? जिसने भी भेजी है सर काइंडली मैंने। रिकॉर्डिंग। टाइम आपने भेजी है? जी सर। ओके। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना ये है कि कुछ जो कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जाम्स कीवर्ड्स हैं, तो बेसिकली जो वर्ड्स हैं जो कि हमें पेपर वन में स्पेशली आते हैं, स्टेट का आएगा, आइडेंटिफाई आएगा, डिस्क्राइब आएगा, कुछ थोड़ा सा सेटिंग का खतरा, कंपेरिजन है। जब वर्ड वो यूज करता है क्या चीज, स्टेट और आइडेंटिफाई, आंसर शुड बी short and direct, define right and extract meaning long, not a long explanation. Describe का मतलब है stay what happened in a correct order. Explain में हमें reasoning भी देनी पड़ती है. Compare is write both similarities and differences unless the question say otherwise. Write balance point and develop them. For example, defines ने बोला कि RAM is volatile, memory that store and instruction, तो define कर दिया हमने RAM के बारे में. A compiler translates the whole source code into object. अब explain में देखो, कैशे मेमोरी इज यूज बिकॉज स्टोर फ्रीक्वेंटली नीड डेटा क्लोजर टू सीपीयू सो एक्सेस इज फास्टर. यहाँ पे हमने रीजन दे दी कि क्यों हम स्टोर करते हैं, बिकॉज एक्सेस इज फास्टर. RAM is volatile where ROM is non-volatile. Both are example of primary storage. Two output devices are a monitor and a printer. Do you understand this part कि किस तरीके से keywords के ऊपर काम कर रहा होता है? Construct basically produce a determine, find the answer from the information, work out the answer using the figure data. ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो कि पेपर वन के अंदर इसके ऊपर मार्क्स आ रहे होते हैं आपके. इज इट क्लियर बॉयज? ठीक है जी रेहान भाई. अच्छा, एक सेकंड, अब हम जो है वो, अब बस सी व्हाट दे वांट. हम बेसिकली बात कर रहे हैं पेपर वन की. पेपर वन में जब क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो बोलता है कि डिफाइन पैरेलल ट्रांसमिशन या एक्सप्लेन पैरेलल ट्रांसमिशन. डिफाइन में हम सिर्फ पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में लिखेंगे. एक्सप्लेन में हम जो भी पॉइंट लिखेंगे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर, या हम कहते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो मल्टीपल वायर यूज हो रहे होते हैं. ये छोटी छोटी चीजें जो हमें बेसिकली, इसका मतलब ये है कि वट एवर यू सी एंड एक्सप्लेन वी नीड टू राइट द रीजन ओवर इट. इज इट क्लियर? एक मिनट में जेएस वालों को देखो जो आए नहीं है बच्चे. ठीक है ना, ये कीवर्ड्स होते हैं. अब हम आ जाते हैं, मैंने कहा था कि मैं एक चैप्टर, मुझे काफी सारे बच्चे बोल रहे थे हार्डवेयर वाला चैप्टर एक्सप्लेन करें, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट चैप्टर हार्डवेयर. ठीक है जी. जी. So we look at the computer and its component, how this is going to work out. हार्डवेयर क्या क्या होता है भाई? ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर होते हैं. बेसिकली वो जो हार्डवेयर होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, स्टोरेज हो सकती हैं, प्रोसेसर हो सकता है, और आउटपुट हो सकता है. ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा होता है. द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द डेटा. जब हम बात करते हैं, हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स आ सकते हैं. स्टोरेज ऑफ डेटा में हमारे पास रैम होती है, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई. स्टोरेज डेटा में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास स्टोरेज होती हैं वो मल्टीपल तरीके की होती हैं. जो रजिस्टर स्टोरेज है वो बेसिकली प्रोसेसर का स्टोरेज कंपोनेंट है. प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हम बेसिकली दो मेमोरीज की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट द कैशे, वी टॉक अबाउट द मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑक्सीलरी स्टोरेज. जब हम देखते हैं एक्सेस टाइम, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक कैशे का जो एक्सेस टाइम है ओजान, वो कम है, इसका मतलब क्या होता है? इज इट कैशे फास्ट और स्लो? सर फास्ट। फास्ट. ठीक है ना. तो याद रख लीजिएगा, अगर आपने किसी को डिस्क्राइब करना है कि वो स्लो है, तो आप उसका लिखोगे स्लो एक्सेस टाइम. लेस लेस एक्सेस टाइम का मतलब फास्ट नहीं होता. समझ में आ रही है चीज जो मैंने बात की?
इज इट क्लियर? दाइम, उजान, रेहान, और कौन कौन है भैया यहाँ पे? वहाज है, फाइक है, यस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपने जरूर लिखना है। बच्चा बहुत ज्यादा मिस्टेक से कर देता है। समटाइम वो कह देता है कि कैशे का एक्सेस टाइम जो है वो बेसिकली हाई एक्सेस टाइम है। हाई एक्सेस टाइम का मतलब फास्ट नहीं होता, कैशे का एक्सेस टाइम लो है। ठीक है, तो अगर आपने किसी डिवाइस को स्लो या फास्ट डिस्क्राइब करना है तो आप ये जरूर लिखोगे स्लो एक्सेस टाइम या फास्ट एक्सेस टाइम। हाई और लो नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? ठीक है जी। जब हम स्टोरेज ऑफ डेटा की बात करते हैं, हमारे पास हार्ड ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी है, क्लाउड स्टोरेज है और मैग्नेटिक टेप है। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं, ये इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, बट हम इनके एक एक करके फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे होंगे एक सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डेडिकेटेड फंक्शन करता है। और इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है वो स्पेसिफिकली एम्बेडेड सिस्टम को ही डेडिकेट होता है, उसके अलावा वो किसी और चीज को डेडिकेट नहीं होता। मतलब एम्बेडेड सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन जो है वो उसी सिस्टम में यूज हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। लेकिन हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे जो पैनल्स हैं, वो पैनल एक डिवाइस से निकल के दूसरी डिवाइस में लग सकता है। हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो एक डिवाइस से निकल के दूसरे कंप्यूटर डिवाइस में लग सकता है। सही है। एग्जाम्पल एम्बेडेड सिस्टम्स आर इनपुट हो सकता है, मेमोरी है, प्रोसेस है, वेंडिंग मशीन वगैरह वगैरह होती है। These systems are typically designed for a specific person may specialize in executing just one function. Obviously वो एक काम कर रहे होते हैं तो they do it very efficiently. सही है जी। Programmer has to be short as the memory space available. आप इसके अंदर बहुत कोई बड़े प्रोग्राम नहीं लिख सकते। ऑब्वियसली इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, बिकॉज इट नीड अ शॉर्ट प्रोग्राम। Embedded system are integral component of a computer thing, and more these embedded systems become connected to network, the security measures may be less robust, making them सस्पेक्टेबल टू अनऑथराइज्ड एक्शन। ऑब्वियसली एम्बेडेड सिस्टम को आप हैक कर सकते हो, जैसे आजकल की वाईफाई वगैरह आ रहा है, कनेक्ट करने का मतलब दे कैन बी हैक इजी। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं मेमोरी डिवाइस सिस्टम आर टिपिकली डिजाइन फॉर, अच्छा ये तो हमने खैर कर लिया था। ओके, अब हम आ जाते हैं रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर बेसिकली जो क्या होल्ड करती है, ऑल दोज प्रोग्राम जो कि करंटली एक्सेस होते हैं, क्योंकि सीपीयू जो है वो सिर्फ और सिर्फ रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है और किसी चीज को नहीं करता। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। और ऑब्वियसली रैम के सारे कंटेंट जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं जब रैम को ऑफ कर दिया जाए, इंटरप्टेड हो जाए। दो तरह की रैम होती हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम जो है उनकी कॉस्ट लेस होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका एक्सेस टाइम स्लो होता है। एस रैम जो है उसका जो एक्सेस टाइम है वो फास्ट है, यानी कि इसका शॉर्टर एक्सेस टाइम है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होती है और इसकी स्टोरेज भी कम होती है। तो कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों में से फास्ट कौन सी है, डी रैम फास्ट है या एस रैम फास्ट है? एस एस रैम इज फास्ट, बिल्कुल, क्योंकि उसका शॉर्टर एक्सेस टाइम है। जितना एक्सेस टाइम शॉर्टर होगा उतनी वो डिवाइस फास्ट है, जितना एक्सेस टाइम लॉन्गर होगा उतनी वो स्लो डिवाइस है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली दो तरह की रैम होती हैं, रैम और एस रैम। अब हम आ जाते हैं, ठीक है जी, रीड ओनली मेमोरी, रोम। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रोम के बारे में हम एक वर्ड यूज करते हैं कि रोम एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर डेटा सिर्फ वन टाइम स्टोर होता है। कैन एंड कैन नॉट बी डिलीटेड। लेकिन आप जब मोबाइल लेने जाते हैं तो नॉर्मली मोबाइल में वो बोलता है कि जी इसकी 16 GB जो है वो रैम है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन वो कहता है 256 GB या 512 GB रोम है। और यहाँ पे रोम से मतलब द गाय इज रेफरिंग टू अ मेमोरी विच कैन बी यूज टू स्टोर डेटा। अब हम अपने मोबाइल के अंदर डेटा को डिलीट भी करते हैं, डेटा को स्टोर भी करते हैं, चेंज भी करते हैं, जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रोम क्या है,
एक दफा लिखने के बाद उसके कंटेंट ना ही डिलीट हो सकते हैं ना ही ऑल्टर हो सकते हैं। क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है? सर रॉम वो चीज है जिसपे इसका बूट लोडर फॉर एग्जांपल लोड होता है। हाँ, एंड व्हाट अबाउट द मोबाइल रोम, जो वो हमें दे रहा है और हम अपने मोबाइल पे डेटा को लिख भी रहे हैं, डेटा को वो डिलीट। दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज, दिस नो, इज डिफरेंट। नहीं। वो भी रोम की एक टाइप है। रोम की तीन तरह की टाइप होती है। एक होती है पी रोम, एक ठीक। होती है ईपी रोम, और एक होती है ईई पी रोम। एक तो रोम है, ये पी रोम क्या होता है? ये एक ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम है, यानी कि ये बिल्कुल खाली, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। इसको एक दफा आप लिख देते हैं तो उसके बाद डेटा इसके अंदर लॉक हो जाता है, इसके कंटेंट चेंज नहीं होते। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, राइट। फिर हमारे पास आ जाती है ईपी रोम। ईपी रोम एक स्पेशल टाइप की रोम है जिसके कंटेंट को डिलीट और ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन इसको सर्किट से निकाल के अल्ट्रा वायलेट रेस के अंदर रखने से ही ये काम होता है। इसका मतलब ईपी रोम के अंदर डेटा जो है डिवाइस में लगे लगे डिलीट नहीं होगा, डिवाइस से निकालना पड़ता है। तीसरी आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी रोम है जिसके अंदर डेटा विद इन अ सर्किट डिलीट भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है, नया डेटा भी आ सकता है, पुराना डेटा फॉर्मेट भी हो सकती है। तो आउट ऑफ दीज थ्री रोम, कैन यू टेल विच रोम इज यूज इन आवर मोबाइल फोन? बॉयज, तीन रोम हमने पढ़ी, पी रोम पढ़ी, ठीक है, हमने पी रोम पढ़ी है, हमने ई पी रोम पढ़ी है, हमने जो है वो बेसिकली डबल ई पी रोम पढ़ी है। इन तमाम मेमोरीज में से कौन सी रोम जो है वो हमारे पास यूज हो रही होती? हमारे सर पास यूज, डिफरेंस बिटवीन सॉरी, सर डिफरेंस बिटवीन रॉम्स पूछा जाता है पेपर में। पूछ भी सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, रोम के बारे में फाइक बिल्कुल पूछ सकता है। देखो, और मैंने कहा कितने। मेरे मोबाइल पे यूज कौन सी हो रही है? ई पी रोम हो रही है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेटा डिलीट भी होता है और विद इन सर्किट होता है। मैं मोबाइल से चीज निकालता हूँ। तो सर कितने मार्क्स का आ जाता है अगर पूछा जाता है तो। देखो, फाइक डिपेंड करता है, ज्यादा 2 3 4 मार्क का आएगा, ठीक है, ज्यादा मार्क का नहीं आएगा, लेकिन फाइक अपना माइक ओके। म्यूट, आवाज रिटर्न हो रही है ना। ओके सर। ओके, सो नाउ वी सी एक सिंपल रोम, ये जो हमारे पास है। फिर हमारे पास प्रोग्रामेबल रोम है, अलाउ प्रोग्राम टू बी रिटन बाय सिस्टम बिल्डर वन, यानी कि ये एक ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम होती है। तीसरी कौन सी है? इरेजेबल रोम, यानी कि ईपी रोम, a new program can be loaded but the chip must be taken out from the circuit, अलग से निकालना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज EEPROM, electronically erasable programmable read only memory. So electrically is used to existing data, the chip can be stay in the circuit as its contents are modified. तो मेरे मोबाइल फोन पे बेसिकली ये वाली रोम यूज हो रही है। सर वो जो बुक में डेफिनेशन लिखी है कि वॉशिंग मशीन में सिंपल रॉम यूज होती है, वो याद हाँ, तो करनी है वॉशिंग मतलब। मशीन के, बिल्कुल वॉशिंग मशीन के अंदर सिंपल ही रोम यूज होती है ना। वॉशिंग मशीन के अंदर हम कोई डेटा नया डिलीट तो नहीं कर रहे। जो जो चीज पड़ी, वेंडिंग मशीन में जो ऑप्शन है, क्या मैं उनको चेंज कर सकता हूँ? नहीं। नहीं ना, राइट? समझ में आ रहा जी। है? इज इट क्लियर? ओके, अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस पे जिसको हम कहते हैं बफर। नो, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बफर? बफर बेसिकली क्या करता है, दो सिस्टम कंपोनेंट्स के बीच में बैठता है और एक जो हाई स्पीड डिवाइस है उससे डेटा लेता है और दूसरी को ट्रांसफर कर देता है विद अ स्लोअर स्पीड, ताकि दोनों का एक्सेस टाइम क्या रहे, मैनेज हो जाए। ठीक है ना? आपको पता है कि हमारे पास डिवाइसेस अलग अलग स्पीड पे काम कर रही होती हैं। जो कीबोर्ड होता है उसकी जो स्पीड होती है शायद वो 10 BPS होती है, 10 बाइट्स पर सेकेंड। स्क्रीन की जो डिवाइस होती है वो 40 KB/s होती है। तो बीच में इन दोनों की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए क्या होगा? बफर होगा।
यहाँ से ये डेटा लेगा, कीबोर्ड से डेटा लेगा और ऑब्वियसली जमा होने के बाद ये इसको ट्रांसफर कर देगा विद हाई स्पीड कर देगा। तो बफर एक तरह की एक ऐसी स्टोरेज है which sits between the two components, takes data from one device, like take data from a faster device and deliver it slowly to the other device, or it could be vice versa, that will take data from a slower device and deliver it to transfer device। ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे बताओ कि अगर बफर है बिटवीन कंप्यूटर यानी कि सीपीयू एंड एचडीडी, तो बफर का रोल क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? सीपीयू से डेटा लेगा, सीपीयू बहुत फास्ट है, फास्टर डेटा लेगा और हार्ड डिस्क के अंदर ट्रांसफर करेगा विद स्लोअर रेट। इज इट क्लियर? सही है, दोबारा समझा देगा। देखो 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 बफर एक तरह, हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, हमारे पास जो मशीन है कंप्यूटर या सीपीयू, वो एक डिवाइस नहीं है, वो अलग अलग डिवाइसेस हैं। हमने उनको, उनका एक्सेस टाइम जो है वो डिफरेंट है। किसी का, किसी की एक्सेस टाइम स्पीड स्लो है, किसी की फास्ट है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है सारी एक ही मशीन है। ये किसकी वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ बफर। बफर एक डिवाइस से डेटा लेता है, स्लो डिवाइस से डेटा लेता है तो क्या करता है, डेटा को जमा करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। यानी कि लेट्स अज्यूम करो, मैंने कहा कि कीबोर्ड की स्पीड जो है वो 10 बीपीएस है। अब ये डेटा लेगा, जमा करता रहेगा। जब ये 40 के बीपीएस हो जाएगा डेटा, या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये किसको ट्रांसफर कर देगा? ये ट्रांसफर स्क्रीन को, स्क्रीन पे नजर आना शुरू। अच्छा, ये बहुत कंप्यूटर में ना प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, सेकंड इज अ वेरी लार्ज टाइम। तो हमें लगता है कि शायद जो है वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये इसी तरह काम कर रहा होता है। और ये वाइस वर्सा भी होता है, किसी फास्ट डिवाइस से लेता है, उसका डेटा जमा करके आगे वाले को स्लो ट्रांसफर करता है उसकी स्पीड के हिसाब से। इज दैट क्लियर फाइव? जी सर। फाइव क्लियर बेटा? जी सर। बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है। हेलो, ओके, ठीक है जी। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको बफर के बारे में। अब बफर का जब भी क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि बेसिकली, अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि इंटरनेट से डेटा डाउनलोड हो रहा है और सीपीयू प्ले कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट की स्पीड तो स्लो है, सीपीयू की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो बफर क्या करेगा? बाइट्स को जमा कर देगा। जितनी बाइट जमा करेगा, जितनी यूट्यूब एक सेकंड में प्रोसेस करता है, उसके बाद वो उसको ट्रांसफर कर देगा। इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों को यूट्यूब में बफरिंग का साइन नजर आना शुरू हो जाता है, डेटा बफर करना शुरू करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बरीरा, फाइक, उजान, फातिमा? अनान, हुसैन? चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टोरेज होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मीडिया। Now the difference is to encode and store digital data such as hard disk drive and magnetic tape। जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मीडिया के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास हेड्स होते हैं जिनको हम रीड और राइट हेड कहते हैं। जिसके अंदर रीड और राइट हेड का काम क्या है? रीड और राइट हेड का काम ये है कि डेटा को रीड करना और डेटा को राइट करना। The read head is a component in a magnetic media storage that sends and interrupts the magnetic orientation on the storage medium to retrieve the store। The right head is a component of magnetic that generates magnetic pattern on a storage medium, encoding digital data onto it during writing और reading process। ये heads होते हैं जिनका काम ये है कि read और write head कर रहे होते हैं। अब आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, ये जो गोल डिस्क है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुएटर आर्म होता है जो हेल्प करता है इसको
हम कहते हैं करते हैं यहाँ पे आप बस अब आप अज्यूम करो। अब हार्ड डिस्क के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी पहला फ्री स्पेस होगा डेटा वहीं लिखा जाएगा। ठीक है जी, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? कैन यू हेयर मी बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, ठीक है जी। अब देखो हो क्या रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल ए, तो उसको 4 सेक्टर्स मिल गए, ये एक ब्लॉक कहलाएगा। फाइल बी, इसको 3 सेक्टर मिला गया, ये एक ब्लॉक कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे? ए क्या है? ये सेक्टर्स हैं। फिर फाइल सी आई, ये एक ब्लॉक कहलाएगा। अब हुआ ये कि फाइल ए को हमने दोबारा ओपन किया और फाइल ए के अंदर हमने डेटा मॉडिफाई कर दिया, यानी फाइल ए के अंदर कुछ और वैल्यूज लिख दी। लिखने से क्या होगा? उसको एक और ब्लॉक चाहिए, वो ब्लॉक बराबर में तो नहीं मिल सकता, अलग मिले। फिर मैंने क्या किया, फाइल बी को डिलीट कर दिया, यानी कि अब ये ब्लॉक फ्री हो गए। फाइल डी आई तो फाइल डी के कुछ पार्ट इधर मिल गए, कुछ पार्ट इधर मिल गए। नाउ दिस प्रोसेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, दैट मीन डेटा बहुत दफा डिलीट भी होता है, रीड भी होता है, राइट भी होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। राइट? तो इसी वजह से हार्ड डिस्क के अंदर एक इश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? latency issue. What is a latency issue? Time it takes to load a file is called a latency issue. Clear है? Is it clear boys? उसके लिए हमारे पास एक डिफ्रेगमेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है। सर हमें ये प्रोसेस डायग्राम याद हाँ करना बोले बोले। पड़ेगा तो डायग्राम अभी आपने दिखाया है हेड्स वाला कौन सी वाली? यार फ्लैटर। ये वाला। हाँ यार, ये यस। लेबलिंग का आ सकता है, कभी लेबलिंग आ सकती है। ओह ओके। ओके, लेबल करना कभी कभी आ सकता है। ठीक है ना? इस इसमें चीज को और सॉर्ट आउट। जो डिफरेंस हम लिखेंगे वो इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर है, उसमें पिट्स एंड लैंड्स है, पिट्स अच्छा। एंड लैंड्स। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया में हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव पिट्स एंड लैंड। ठीक है ना? लैंड से जब रिफ्लेक्ट होती है तो वैल्यू 1 है, पिट से होती है तो 0 है। बाकी जब हम बात करते हैं, अलग अलग तरह की डिस्क होती हैं। सीडी रीड ओनली है, रीड राइट है, डीवीडी इज डिजिटल वर्साइल है, ब्लू रे। ऑप्टिकल मीडिया स्टोर मीडिया दैट यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा ऑन अ डिस्क इंक्लूडेड फॉर्मेट्स लाइक सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। हाउ इट वर्क्स? The optical discs feature a single continuous spiral pathway that extends from the innermost part of the surface to the outer periphery. During the operation, the disc spin again spin होती है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट से फिर रिफ्लेक्शन आती है। अगेन वो लाइट जो है डिस्क सरफेस से बाउंस होता है। अगर पिट है तो बेसिकली अगर मेरे पास एक डेटा है दैट इज 0 0 0 1 1 1, तो पिट 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 जैसे ही 1 आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लैंड आ जाएगा। ये भी लैंड लैंड लैंड। और अगर यहाँ पे 0 0 0 है तो अगेन ये क्या आना शुरू हो जाएगी? पिट होना शुरू हो जाएगी, इक्वलेंट। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डेटा स्टोर होना शुरू हो गया इस फॉर्मेट के अंदर। इज इट क्लियर? अब राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका जो जब सर तो लाइट डिफ्रेगमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता भैया, डिफ्रेगमेंटेशन का कौन? सर डिफ्रेगमेंटेशन एक स्टोरेज प्रोसेस है। नहीं, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है। फाइक माइक को म्यूट कर दो ताकि मैं हाँ। डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ डेटा जो अलग अलग होते हैं उसको वो सॉफ्टवेयर क्या कर देता है? अलाइन कर देता है, एक साथ कर देता है, सो द एक्सेस कैन बी इजियर। इज इट क्लियर? जी सर। ओके,
अब राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब आप बर्निंग करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम कहते हैं सीडी पे डेटा देता, हम कहते हैं डेटा बर्न कर दो। बर्न का मतलब क्या है, लेजर हीट विल टर्न द मटेरियल इनटू लिक्विड स्टेट, और फिर लेजर लाइट की मदद से हम पिट्स एंड लैंड क्रिएट कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन इज लैंड एंड एमेपोरियस इज पिट्स। तो जितनी अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी से लेजर लाइट प्लेस करोगे, ऑलरेडी वो लिक्विड है तो एक तरह से वो पिट क्रिएट कर देगा, और अगर कम से करोगे तो सिर्फ क्रिस्टलाइन होगी। क्रिस्टलाइन का मतलब लैंड बनाना, और एम्फोर्सिस का मतलब होता है पिट्स क्रिएट करना। इज इट क्लियर? ओके। डिस्क में हालांकि सिंगल है, लेकिन क्यों, क्योंकि लेजर कैन मूव बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलोंग द ट्रैक। डेटा ऑन द डिस्क इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्टर्स सिमिलर टू हाउ डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। आई होप दिस इज क्लियर। आप देखोगे कि डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। क्यों डीवीडी की ज्यादा है? क्योंकि डीवीडी के अंदर पिट्स एंड लैंड का साइज स्मॉलर है, डीवीडी के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक भी कम है। सिमिलरली ब्लू रे के अंदर और कम होता है, ब्लू रे के अंदर शॉर्टर वेवलेंथ भी होती है, जिसका मतलब थिन लाइट है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स आउट, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिस्क। फिर हमारे पास एक और स्टोरेज मीडिया आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट मीडिया। सॉलिड स्टेट मीडिया जो है, क्या टाइम हो रहा है भैया, 10 बज गए हैं, तो मेरी क्लास है। हम इसको सॉलिड स्टेट मीडिया को कल वाली क्लास में करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर एक ऑनलाइन क्लास रखूँ, इसके अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके साथ रिवाइज करता चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, चले जी। दाइम भाई, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप मुझे दे देंगे प्लीज? सर वो कैसे? आपने क्लाउड पे किया ना? इधर आपके ऑप्शन पास आ रही आएगी थी वो। रिक्वेस्ट होस्ट टू स्टार्ट क्लाउड रिकॉर्डिंग, तो तुमने कर दी थी ना रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट? यस, किसने भेजी थी मुझे? मैंने ही भेजी थी। अब वो हो गई होगी, वो अभी आती है, देखना तुम्हारे पास मेल वगैरह में जाओ, तुम्हारा जो जूम है ना वहीं पे नजर आ रहा होगा। ठीक है। ओके, मैं आपको भेज। ओके सर। ओ, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।